एक प्लेन क्रैश और अगले 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था और ना ही कोई वार था। यह था इंसानियत का सबसे डार्क चैप्टर, जहां पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी नफरत आई कहां से? दिल दहला देने वाली यह घटना 1994 रवांडा में हुआ था, जहां सिर्फ 100 दिनों के अंदर 8 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए। सोच कर देखो, एक नॉर्मल देश जहां लोग आराम से रह रहे थे, वहां अचानक टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को और पड़ोसी अपने ही दोस्तों को मारने लगे। और दिमाग में एक सवाल तो आता ही है ना, एक आम इंसान अचानक से इतना बड़ा किलर कैसे बन गया? क्या ये सब अचानक से हुआ या फिर ये पहले से ही प्लान किया हुआ था? इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें रवांडा की हिस्ट्री को थोड़ा जानना पड़ेगा। बात है 19वीं सेंचुरी की। रवांडा नाम के एक बिल्कुल पीसफुल अफ्रीकन देश में हुतू और तुत्सी नाम से दो कम्युनिटीज आराम से एक साथ रहते थे। उनका कल्चर एक था और वो एक ही भाषा बोलते थे। यहाँ किसान को हुतू और गौ पालन करने वालों को तुत्सी कहा जाता था, और जिसके पास ज्यादा गाय यानी कैटल रहती थी उसे अमीर माना जाता था। और पता है सबसे हैरान करने की बात क्या है? अगर किसी किसान के पास ज्यादा कैटल आ जाती तो वो ऑटोमेटिकली तुत्सी बन जाता था। मतलब ये कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एक नॉर्मल अमीर और गरीब का क्लास सिस्टम था। और यहाँ पे गौ यानी कैटल को करेंसी समझ लो, जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना अमीर है। लेकिन फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की एंट्री होती है। पहले 1884 में जर्मन्स आए और फिर 1916 तक बेल्जियंस ने सारे कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब रवांडा एक बेल्जियन कॉलोनी बन चुका था। बेल्जियंस ने आके यहाँ का पूरा सिस्टम बदल दिया। उन्होंने एक फेक साइंस का यूज किया जिसे कहते थे हेमेटिक हाइपोथेसिस। उन्होंने लिटरली लोगों के नाक की साइज और उनकी हाइट से माप कर अलग अलग रेसेस में बांट दिया। और 1932 में उन्होंने सबसे खतरनाक काम किया। बेल्जियंस ने रवांडा के लोगों के लिए परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया। अब आप हमेशा के लिए तुत्सी है या हुतू, ये आपके आईडी कार्ड पर परमानेंटली लिख दिया गया, जिससे सोशल मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि ये हुतू और तुत्सी की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। और मैं इन दोनों कम्युनिटीज की दुश्मनी की बात क्यों कर रहा हूँ उसमें मैं अभी आता हूँ, वीडियो देखते रहो। तो बेसिकली बेल्जियंस ने एक तरीके का पॉलिटिक्स खेला, एक ऐसी आग जो कॉलोनाइजर्स ने सालों पहले लगाई थी और जिसे बाद में कट्टरपंथियों ने वेपन की तरह यूज करके पूरे देश को जला दिया। बेसिकली दोनों कम्युनिटीज को डिवाइड एंड रूल का यूज करके एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया। अब ये प्लेन क्रैश से शुरू हुई वायलेंस को समझने के लिए रवांडा में उस वक्त की कंडीशन को समझना पड़ेगा। प्लेन क्रैश में मैं आता हूँ, उससे पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं। सालों तक बेल्जियंस ने सिर्फ तुत्सीज को पावर दी, वही जो गौ पालन करते थे, जिन्हें अमीर माना जाता था, और हुतूज को यानी किसानों को हमेशा दबा के रखा। लेकिन 1950 आते आते पूरी अफ्रीका में आजादी की मांग उठने लगी। बेल्जियन कॉलोनाइजर्स समझ चुके थे कि उनका टाइम खत्म होने वाला है। हुतूज यानी किसान देश के 85% मेजोरिटी थे और वो डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे थे। तो बेल्जियंस ने अचानक अपना साइड बदल लिया। उन्होंने तुत्सीज का साथ छोड़कर अचानक से हुतूज का सपोर्ट शुरू कर दिया। अब हुतूज के पास पावर आ चुकी थी। उन्होंने अपने सालों का गुस्से का बदला निकालना शुरू किया। 1959 में हुतूज ने पुराने तुत्सी मोनार्की को उखाड़ फेंका और तुत्सीज पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। और इसी वायलेंस से जान बचाने के लिए लगभग 3 लाख तुत्सीज को पड़ोसी देश युगांडा भागना पड़ा। वो भागे हुए लोग 30 साल तक अपने ही देश से बाहर रहे। फिर वही रेफ्यूजीज के बच्चों ने मिलकर युगांडा में एक रेबल आर्मी बनाई जिसका नाम था RPF, रेलवे पुलिस फोर्स नहीं, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। उनका गोल सिंपल था, अपने देश वापस आना। जब गवर्नमेंट ने उन्हें रोक दिया तो 1990 में बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने रवांडा पर अटैक कर दिया और यहीं से शुरू हुई सिविल वॉर। उस वक्त रवांडा का कंट्रोल हुतू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में था, जिसे अकाजू कहते थे। उन्हें पावर में रहने के लिए एक कॉमन दुश्मन चाहिए था, जो इस अटैक से उन्हें मिल गया था। उन्होंने इस बॉर्डर वॉर का फायदा उठाया और देश के सारे आम तुत्सीज को देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। प्लेन क्रैश से पहले ही अकाजू ग्रुप ने चुपचाप दूसरे देशों से लाखों मशीटीज यानी खेती करने वाले औजार इंपोर्ट कर लिए थे। गन्स महंगी थी, इसलिए उन्होंने ये चापड़ और कील लगी हुई डंडे गांव-गांव में अपने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को बांट दी। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस को इसका खबर 3 महीने पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन दुनिया चुप रही। पूरे रवांडा में वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे, बस एक आखिरी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई 6 अप्रैल 1994 के रात को। प्रेसिडेंट हाबियारीमाना का प्लेन रात के 8:20 पे कगाली एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था, लेकिन अचानक से 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और प्लेन को हिट करते हैं। आज तक किसी को क्लियरली नहीं पता कि वो मिसाइल्स किसने फायर की थी और वो कहां से आया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात इस क्रैश के बाद ही शुरू हो जाती है। क्रैश होने की सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर, ध्यान से सुनो, सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर, जब आम जनता को इस प्लेन क्रैश के बारे में पता भी नहीं था, तब तक कैपिटल सिटी कगाली में
जगह जगह मिलिट्री रोड ब्लॉक्स लग चुके थे। कट्टरपंथियों ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और अगले ही दिन सुबह से देश के उन पॉलिटिशियंस को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया गया जो पीस चाहते थे। इस घटना में एक बात क्लियर थी, ये कोई अचानक से हुआ दंगा नहीं था, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। क्रैश के तुरंत बाद पूरे देश में अचानक से एक रेडियो चैनल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। इसका नाम था RTLM रेडियो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कोई नॉर्मल एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल नहीं था, ये किलर्स का लिटरल मिलिट्री कमांड सेंटर बन चुका था। ब्रॉडकास्टर्स लाइव रेडियो में आम तुत्सी नागरिकों के नाम, उनका गाड़ी का नंबर और घर का एड्रेस अनाउंस कर रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने रेडियो पर लोगों को डायरेक्ट मारने की बात नहीं कही, उन्होंने साइकोलॉजी का यूज किया और इस कत्लेआम को एक कोड वर्ड दिया, उमुगंडा, यानी कम्युनिटी वर्क। रेडियो में बस इतना बोला जाता, जाओ और अपना ब्रश क्लियर करो। और इस एक ब्रेन वॉशिंग लाइन ने पूरे देश को एक स्लॉटर हाउस बना के रख दिया। लोगों ने अपने ही दोस्तों को, अपने ही स्टूडेंट्स को और सालों पुराने पड़ोसियों को चापड़ से काट दिया। जान बचाने के लिए लोग चर्चेस और हॉस्पिटल्स में छुपने लगे, क्योंकि पुराने टाइम में इन जगहों को सेफ माना जाता था। लेकिन इस बार उन मिलिटेंट्स ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ नतरामा चर्च के अंदर एक ही दिन में 5000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। बस ऐसे ही वायलेंस बढ़ती गई और 100 दिन के अंदर 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डरावनी चैप्टर है। ये एक सिस्टमेटिक स्लॉटर था जो खेती के औजारों से एक एक करके इंसान के हाथों से किया गया था। और सबसे शॉकिंग बात, जब ये सब हो रहा था तो दुनिया क्या कर रही थी? यूनाइटेड नेशंस को इस जेनोसाइड के बारे में 3 महीने पहले से पता था। जनरल रोमियो डेलेर उस वक्त रवांडा में UN पीस कीपर्स की पूरी फोर्स को लीड कर रहे थे। उन्होंने UN को जेनोसाइड फैक्ट्स भेजा था और क्लियर वार्निंग दी थी, लेकिन UN ने एक्शन लेने से मना कर दिया। US और फ्रांस ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। उन्होंने इंटेंशनली जेनोसाइड वर्ड को भी यूज करने से मना कर दिया ताकि उन्हें इंटरवेंशन ना करनी पड़े। दुनिया ने रवांडा को अकेला छोड़ दिया। रवांडन जेनोसाइड हमें सिखाता है कि हेट अचानक से नहीं आती, इसको सालों तक इंजीनियर किया जाता है। उस वक्त लोगों को ब्रेन वॉश करने का जरिया एक रेडियो स्टेशन था। लेकिन ध्यान से सोचो, आज के टाइम पे मीडिया और सोशल मीडिया भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन वॉश का जरिया बन सकते हैं। आज इंटरनेट में ओपिनियंस बेची जाती है, इसीलिए किसी की भी बातों में अंधे बन के विश्वास मत करो। तुम खुद से जज करना सीखो कि क्या सही है और क्या गलत। उसके लिए इंटरनेट पे टैक्स लगाना नहीं, लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाउएवर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें गलत करने पे मजबूर भी करे तो भी तुम खुद को पहले एक इंसान समझो और जो उचित लगे, जो सही लगे, वही करो। ये बात तो सही है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम पावर में हो या तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस है तो उसका सही इस्तेमाल करो। पावर के यूज लोगों के भलाई के लिए करो, ना कि उन्हें मारने के लिए। आज रवांडा ने अपने आईडीज से एथनिक लेवल्स हमेशा के लिए हटा दिए। वहाँ रिकंसिलिएशन विलेजेस में विक्टिम्स और परपिट्रेटर्स एक ही कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं। उन्होंने एक अनबिलीवेबल फॉरगिवनेस दिखाई है, लेकिन हमें उस नौबत तक पहुँचना ही नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इंसानियत और देश की भलाई को सबसे आगे रखो, क्योंकि जहाँ नफरत और ब्रेन वॉशिंग पूरे देश को बर्बाद कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ किसी एक सच्चे इंसान की बलिदान पूरी देश की सोई हुई आत्मा को जगा भी सकता है। जब ब्रिटिश जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस ने हमारे देश को दबाना चाहा तो कैसे शहीद भगत सिंह ने अपनी जान देकर भी पूरे भारत में आज़ादी की लहर ला दी थी। उनका वो आखिरी बलिदान कैसे इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अगर आपने मेरी लेजेंड भगत सिंह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। आई बटन में लिंक आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और हाइप बटन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।